दोस्तों, पुनः एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास है फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आपको बताया जाएगा। इसमें आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा हम रिकैप देख लेते हैं। दोस्तों, पहला जो है वो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें बताया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है, किस क्या क्या काम है वगैरह वगैरह, यही सब। सेकंड है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखेंगे कांच में अपवर्तनांक किस तरह से, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया जाएगा। कांच के बर्तन में क्या करना है, कांच में अपवर्तन का जो क्रिया है वो बताया जाएगा आपको। थर्ड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन के नियम। जिस तरह से हमने परावर्तन का नियम जाने थे, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग को थोड़ा सा चेंज होकर दो नियम आपको बताएंगे। दो नियम प्रकाश के परावर्तन में भी था, इसमें भी दो ही नियम है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। कोशिश जारी रहेगी आपका क्लास थोड़े अच्छे से हो, इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। इसमें बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अनोखा अवसर है। क्या है दोस्तों कि ऐसा ये क्लास लेने वाले हैं आज कि लगेगा मानो हम लोग इंडियन है तो हिंदी तो आना अनिवार्य है दोस्तों। इंडियन लोगों को हिंदी होना अनिवार्य है, और साथ में इंग्लिश जो है वर्ल्ड लैंग्वेज है, तो उसे भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें, ताकि आईएससी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आपको सभी इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का अर्थ है अपवर्तनांक सूचकांक। अपवर्तनांक सूचकांक बहुत सारे मीडियम है, जैसे कि कांच है, हवा है, निर्वात है, वैक्यूम जिसको बोलते हैं हम लोग। इस तरह से बहुत सारे मीडियम है, जैसे वाटर है। तो इन सभी में हमारा अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा हीरा में होता है, डायमंड में। तो बात करेंगे उस सूचकांक के बारे में भी कि किसका कितना अपवर्तनांक होता है और किस तरह से इसको डिस्क्राइब करके निकाला जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा रेज डायग्राम फॉर लेंस। लेंस में किरण रेखा चित्र किस तरह से हम लोग खींचेंगे, लेंस में किरणों को किरण रेखा चित्र, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देखे थे, बहुत सारे रेखा चित्र खींचे गए थे, उसी तरह हम लोग लेंस में भी देखेंगे। और है लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। कहने का अर्थ है अपवर्तन सूत्र, और अपवर्तन सूत्र के साथ और क्या पढ़ने वाले हैं, साथ में उनकी क्षमता के बारे में देखेंगे। लेंस की क्षमता, इन सभी बातों पर आज हम फुल वीडियो आपके लिए ये लेकर आए हैं। पूरी तरह से आप बने रहें, ज़बरदस्त एकदम क्लास करेंगे ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों चलते हैं। आज का क्लास आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है दोस्तों कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, मान लिया जाए ये पारदर्शी माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। ये लाइट यहाँ से आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे,
और जैसे ही पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यहाँ से क्या होती है, ये सीधे ना जाकर क्या हो जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन होती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। It means that the change of direction of light passing through one transparent medium to other is called, क्या कहलाता है दोस्तों, is called प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ गए। क्या है बाबू, देखो ये आपका इंसिडेंस रे है, आपतित किरण, ये क्या है आपका अपवर्तित किरण, और ये जहाँ पे मिल रहा है वो आपतन बिंदु कहलाया। और ये फर्स्ट मीडियम जिसको M1 मान लिए, और ये सेकंड मीडियम मान लिया, ये निर्वात है, और ये क्या है आपका कांच है। तो इस तरह के मीडियम को हम लोग दो मीडियम में अगर किसी प्रकाश के लाइट को गुजारते हैं तो क्या होता है, अपने मार्ग में ना जाकर वो दिशा में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, मुड़ जाता है। उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस निर्वात में प्रकाश की चाल आपका ये होगा, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका कांच में हो गया, और ये आपका निर्वात में हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। अब और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं, जैसे कि जल, वाटर में क्या होता है प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इस तरह से बहुत सारे मीडियम होते हैं, किरोसिन में, पेट्रोलियम में, सब में प्रकाश की चाल जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। हवा में बात करें तो हवा में प्रकाश की चाल इतना ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इससे कुछ कम होती है। इससे कुछ कम होने की वजह से हम लोग क्या मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर कांच में हवा में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, आखिर इसका यूज़ कहाँ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज़ बहुत सारे जगहों पे होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही आप लोग स्विमिंग पूल देखे हैं, स्विमिंग पूल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और इसमें लोग जब यहाँ से देखते हैं कोई भी व्यक्ति, तो क्या होता है, इसका जो सतह होता है तल नीचे वाला, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर, मानो जैसा गहराई कम हो। तो इस तरह का यूज़ होता है प्रकाश के अपवर्तन में। अब दूसरा यूज़ समझते हैं, अगर कोई ग्लास का एक बोतल है, उसमें आप एक पेंसिल को डुबोते हैं, तो पेंसिल जो है होना चाहिए, पेंसिल जो होती है वो ऐसे होती है, लेकिन दिखाई देती है हम लोग को कुछ तिरछा इस तरह से। तो ये भी क्या है, एक प्रकाश के अपवर्तन का ही एक उदाहरण है, समझे। तो दूसरा उदाहरण समझ गए, अब तीसरा उदाहरण समझिए। क्या होता है कि अगर आप देखते होंगे कि कोई ग्लास में अगर हम कॉइन डालते हैं
तो कॉइन हमें यहाँ ना दिखकर कुछ ऊपर दिखाई देता है, सिक्का। इस तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब जिस मीडियम में होगा उसका चाल पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा चाल होगा या जितना कम चाल होगा उस पर डिपेंड करता है। उसी पे हम लोग देखेंगे कि अगर प्रकाश की चाल अधिक होगी या प्रकाश की चाल कम होगी तो उस तरह से किस किस बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों देखिए, डेंसर और रेयर में मतलब सघन और विरल, ये दो चीज़ हम लोग समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि वायु जो है वो क्या है, एयर जिसको हम वायु बोलते हैं, और दूसरा है आपका वाटर, जल। इन दोनों में बताइए आप कि कौन सघन है और कौन विरल है, कौन डेंसर है कौन रेयर है। तो बात यहाँ से देखते हैं कि ये जो है एयर जो होता है वो क्या होता है, रेयर होता है, और जल वाटर क्या होता है, डेंसर होता है, मतलब सघन होता है। तो जब प्रकाश की चाल वायु में जाएगी तो क्या होगी, वायु में हमेशा रेयर होता है मतलब विरल होता है, और जल में डेंसर होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे हमारा है कि जो माध्यम डेंसर होगा उसमें प्रकाश की चाल धीमा होगा, और जो माध्यम रेयर होगा उसमें प्रकाश की चाल तेज होगी। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सघन क्षेत्र में जाने पर धीमा हो जाता है और विरल क्षेत्र में जाने पर तेज हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि अगर एयर और एक और क्या ले, एयर के साथ साथ हम बात करें ग्लास की, जिसको हम कांच कहते हैं, कांच और हवा में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेयर कौन है और डेंसर कौन है। तो सीधी सी बात है, हमारा डेंसर कौन होगा, कांच होगा, और एयर क्या होगा, रेयर होगा। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी, रेयर में। यहाँ से एक पॉइंट बनता है दोस्तों कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होगी और किसकी अपेक्षा, सघन माध्यम की अपेक्षा। तो ये एक पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए दोस्तों कि जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। जिस माध्यम में क्या होगी, प्रकाश की चाल सघन और विरल में, डेंसिटी हम देखेंगे कि डेंसिटी, ये क्या है आपका डेंसिटी, डेंसिटी जिस माध्यम में अधिक होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होगा। ये आपको समझाने का अर्थ रहा मेरा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है मेरा ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब में देखेंगे प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होता है यहाँ पे कंडीशन। मान लिया जाए ये मेरा एक ग्लास स्लैब है, क्या है ग्लास स्लैब। इसमें क्या किए हम, प्रकाश को जैसे ही
गुजारे वो अपने माध्यम में ना जाकर थोड़ा सा मुड़ जाता है यहाँ ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ना जाकर थोड़ा क्या हो गया, मुड़ हो गया। अब ये क्या है हमारा विरल माध्यम, जिसको कहते हैं रेयर डेंसिटी। और जैसे ही यहाँ पे कांच में आया, ग्लास में, वो क्या हो गया डेंसर सघन माध्यम हो गया जी। क्या हो गया, सघन। और सघन से जैसे ही हम फिर से हम क्या करें, वायु में जाएगा तो क्या होगा, फिर से वह पुनः इधर की ओर बढ़ेगा, मतलब रास्ता फिर से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन नंबर 1 देखिए और कंडीशन नंबर 2, यहाँ पे 3 कंडीशन बन रहा है, विरल, फिर सघन, फिर विरल। विरल यहाँ पे क्या है, हवा, और यहाँ पर भी है हवा, एयर। समझते हैं दोस्तों, ये क्या है कि जब हम लोग हवा के द्वारा प्रकाश को गुजारे तो जैसे ही कांच में आया वो क्या कर लिया, अपना डेंसिटी जो है वो सघन होने के कारण उसका प्रकाश की चाल घट गया। और फिर वो फिर से अगर विरल माध्यम में जाता है तो फिर से क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया से, इस तरह के जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है, उसमें मुख्य रूप से कुछ मुख्य बातें हैं, उसको समझते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अभिलंब हुआ, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बोले। इसको क्या बोले हम लोग, इंसिडेंस रे। इसको क्या बोले, रिफ्रैक्टेड रे। प्रकाश का अपवर्तन जब यहाँ से सघन, विरल से सघन में जाती है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। क्या है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लिया जाए ये आपका प्रकाश का प्रवर्तक सतह है, एक फर्स्ट मीडियम है, इसको M1 मान लिए, सेकंड मीडियम M2। जैसे ही प्रकाश की यहाँ से गुजारे तो क्या होगा, वो सीधे ना जाकर क्या हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ बन रहा है दोस्तों, ये है AB प्रवर्तक सतह मीडियम 1 में, इसको हम लोग एयर मान लिए, मीडियम 2 को ग्लास मान लिए। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मान लिए P इंसिडेंस रे, यहाँ O, यहाँ Q। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। PO को क्या बोलेंगे, PO को दोस्तों हम लोग बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए इसको अपवर्तित किरण, और इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है,
बन रहा है ना दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ, इसको मान लीजिए आर और इसको मान लीजिए एस। पी ओ आर, एंगल पी ओ आर क्या बन गया, ये हमको, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों, आपतन कोण। अब यहाँ पे देखिए एक और कोण बन रहा है, ये इधर अभिलंब और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या बन रहा है, एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एंगल क्यू ओ एस को बोलेंगे अपवर्तित कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण। तो इन सभी चीज़ों को आपने समझा होगा कि आपतन की आपतित किरण क्या है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आते हुई प्रकाश की किरणें को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, मतलब अपना दिशा से मुड़ जाती है। उस किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। उसके बाद क्या है, इसके बीच में एक हम लोग क्या किए, अभिलंब खींचे, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, जिसको हम अभिलंब कहेंगे। अब आपतन कोण को क्या कहेंगे, इंसिडेंस एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो किसको बोलेंगे, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बना जो कोण है उसको आपतन कोण कहेंगे। और सेकंड में क्या है, एक और आपतित कोण किसको कहेंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बना उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अपवर्तित कोण, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस तरह से दोस्तों, इसी से हम लोग दो नियम निकलता है सामने। प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम हैं, कुल मिला के 2 नियम है। तो दोनों नियम जानते हैं। देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट जो है वो क्या है आपका, फर्स्ट जो है देखिए दोस्तों, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, एक ही समतल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्या हो गया लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे आकर मिलती है या एक ही समतल पे होती है। फर्स्ट लॉ क्या हुआ, द इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the refracted interface to the transparent medium at the point of incidence all lie on the same plane। सभी तीनों क्या बिंदुएं एक ही समतल पे आके मिल रही है। और दूसरा क्या हुआ आपका, दूसरा जो ला है यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग आई मान लिए, इसको मान लिए आर। तो यहाँ पे 2 कोण बने, एक को मान लिए साइन आई और दूसरा को मान लिए साइन आर। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है दोस्तों। क्या होता है, कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ है, मतलब आपतन कोण की जया अब अपवर्तित कोण की को जया का अनुपात एक नियतांक होता है दोस्तों। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 नियम पढ़े, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर आकर मिलते हैं। और दूसरा क्या है जी दोस्तों, मतलब आपतन कोण की जया और अपवर्तन
अपवर्तन कोण की कोज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो नियम पढ़े दोस्तों। दोनों नियम आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि इस तरह से हम लोग आपतन कोण की जगह को देख लिए और अपवर्तन कोण की जगह देखे। दोनों का साइन आई बटा साइन आर हो गया इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। और एक और चीज़ दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं जो दोस्तों, स्नेल लॉ। एक वैज्ञानिक थे स्नेल, जिन्होंने ये नियम को प्रतिपादित किया था। इसके सम्मान में हम लोगों ने इस नियम को स्नेल का नियम कहा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दो मीडियम आप लोगों को पता है, मीडियम 1 और मीडियम 2। उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे V1 और दूसरे को मान लेंगे V2। और उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्नेल का नियम को। तो चलते हैं आगे दोस्तों। बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है ये थोड़ा समझते हैं गहराई से दोस्तों। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम 1 और मीडियम 2। देखते हैं, दो मीडियम हम लोग पहले जानते हैं। फर्स्ट मीडियम M1 और सेकंड मीडियम M2। अब इसमें प्रकाश को हम लोग क्या किए, गुजारते हैं मीडियम 1 से। जब मीडियम 2 में जाती है तो क्या होता है, सीधे ना जाकर थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे प्रकाश की चाल और यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या दोनों में सेम होगी। तो इसके लिए जानते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो यहाँ पे क्या निकल कर सामने आया, वेलोसिटी V1 बाई V2 मान लेते हैं। इसको V1, इसको मान लेंगे V2। वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, V2। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 में देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, V1 बाई V2। इसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग किस तरह से समझेंगे, थोड़ा गहराई में जाकर, कि किसी माध्यम में प्रकाश का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 0 में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ही कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए हम लोग यहाँ से n इक्वल टू लिख दिए, 0 में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, n21 इक्वल टू V2 बाई V1। तो समझते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें होता क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 0 में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते किसको है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू C बाई V। सी किसको बोले हैं दोस्तों, सी बोले हैं वैक्यूम को।
वैक्यूम, और वी किसको बोले हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में वो जा रहा है उस माध्यम को हम लोग वी कहेंगे। मतलब दोस्तों समझ गए होंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, और ऊपर में हमेशा क्या होगा, वैक्यूम मीडियम होगा दोस्तों, ऊपर में क्या होगा, वैक्यूम मीडियम। अब जानते हैं यहाँ पे शून्य में प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, सी इक्वल टू सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब मान लिया जाए ये भी जो है अदर मीडियम आपका कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल। अब दोस्तों सॉरी, यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। तो C/V है, C इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और V क्या है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये से ये कैंसिल, 3/2 का अर्थ क्या हुआ, 3/2 का अर्थ हुआ 1.5, क्या हो गया 1.5। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ किसके अकॉर्डिंग, तो ग्लास के अकॉर्डिंग, कांच के अनुसार। हम लोगों ने ग्लास को लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में। तो कांच में प्रकाश की चाल और शून्य में प्रकाश की चाल उसका रेशियो किए तो क्या है हमारा 1.5, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। एक और ज़रूरी बात है इसमें, क्या होता है दोस्तों, अभी डेंसर और रेयर हम लोग समझे थे। डेंसर और रेयर क्या होता है, तो प्रकाश क्या है हमारा डेंसर मीडियम, हवा क्या है हमारा डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से अगर सॉरी हवा जो है रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में कोई भी प्रकाश जाती है तो क्या होती है, वो नॉर्मल की ओर झुकती है। क्या होती है, नॉर्मल की ओर झुकती है। लेकिन जैसे ही अगर डेंसर से रेयर में जाएगी, यहाँ पे देखिए ये हमारा ऊपर में कांच है, मतलब ग्लास है, और नीचे में एयर है, हवा। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लास जो है डेंसर मीडियम है, क्या है डेंसर मीडियम। तो यहाँ से अगर प्रकाश को गुजारते हैं और ये हमारा क्या है अभिलंब है, तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये मुख्य रूप से दो बातें बहुत ही आवश्यक थी, तो उसको हमने क्लियर कर दिया। तो जब भी कोई प्रकाश डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन जैसे ही अगर रेयर से डेंसर की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम लोग स्फेरिकल लेंस जानेंगे, स्फेरिकल लेंस, और कुछ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी देख लेते हैं जो यहाँ पे इस प्रकार से है। दोस्तों थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में जो जान लेते हैं हम लोग। क्या है कि यहाँ पे प्रिज्म कहने का अर्थ है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो समतल माध्यम है दोस्तों। पहला जो समतल माध्यम है A', B', BA, क्या है A', B', BA, और दूसरा हमारा समतल माध्यम है क्या है दोस्तों A', C' और A। यहाँ पे दो समतल माध्यम आप लोग को दिख रहा है। इधर से जब लाइट क्रॉस करेगी तो इधर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो इस तरह के जो शेप होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ से अगर कोई लाइट जाएगी तो यहाँ प्रिज्म जाने के बाद सीधा गुजरती है और फिर से ये इधर मुड़ती है, यहाँ से ये
रिफ्रैक्ट होती है कुछ इस तरह से। ये आपका क्या है, प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, देख रहे होंगे कि यहाँ से क्रॉस होने के बाद जैसे ही प्रिज्म में जाती है वो सीधे रेखा में गमन करती है और फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर सामने आता है। तो इसे हम लोग इसमें बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। जब इधर से क्रॉस किया तो उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जहाँ से वो पार होता है। और जैसे ही यहाँ निकलती है तो उसको बोलेंगे अपवर्तक कोर। क्या बोलेंगे, अपवर्तक कोर। तो ये हमारा प्रिज्म था। प्रिज्म में जैसे ही कोई एक सीधी रेखा गमन करती है तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, विबग्योर, बैजानी, हफिनाला। तो इस तरह से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में प्रिज्म को भी समझ लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा लेंस में। हम लोग बात करेंगे लेंस में। तो लेंस कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से लेंस किस में हम मदद करती है, उसके बारे में अभी जानेंगे बिल्कुल डीपली। दोस्तों जानते हैं लेंस है क्या आखिर। लेंस वह पारदर्शक माध्यम का टुकड़ा है जो 2 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है दोस्तों, 2 सतहों से। ये 2 तरह के होता है। पहला जो है कॉनकेव लेंस होता है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी में बात किया जाए तो कहा जाए पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ, बीच में धंसा हुआ और बाहर उभरा हुआ। और जैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह का होता है, बीच में चौड़ा और दोनों किनारे पे पतला हो जाता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है कॉनकेव लेंस, ऊपर और नीचे मतलब किनारे तरफ क्या हो जाता है, चौड़ा और बीच में पतला होता है। मतलब थिन फ्रॉम द कॉर्नर किस में होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स में। और मिड पॉइंट क्या होता है, थिक होता है। उसी तरह कॉन्वेक्स की बात करें, कॉनकेव की बात करें तो थिन फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है, चौड़ा होता है। तो थिक फ्रॉम द कॉर्नर एंड थिन एट द सेंटर। और इससे जो होगा डाइवर्जिंग होगा, मतलब क्या होगा, जो भी रेखा गुजरेगी वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग। और ये जो कॉन्वेक्स में होगा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग। मतलब इसमें आपको क्या होगा दोस्तों, एक बिंदु पे आके मिलते हैं। और इसमें तो दोस्तों बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में बात करें तो ये हमको उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस के कितने टाइप्स होते हैं, मुख्य रूप से 3 टाइप है। पहला को बोलते हैं उभयोत्तल, जिसको बाई कॉन्केव कॉन्वेक्स बोलेंगे। दूसरा है समतलोत्तर, जिसको प्लेन कॉन्वेक्स कहेंगे। और तीसरा क्या है, अवतलोत्तर, जिसको हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। उसी तरह कॉनकेव लेंस में भी 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है उभयावतल, बाई कॉनकेव, समतलोत्तल, प्लेनो कॉनकेव और उत्तलावतल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि ये सभी पार्ट हैं क्या। उभयोतल माने दोनों साइड क्या होगा आपका, उत्तल होगा। दोनों साइड क्या होगा, उत्तल। ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, उभयोत्तल। दूसरा क्या है, समतलोत्तर।
समतलोत्तर में एक साइड आपका समतल दर्पण हो, समतल लेंस होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस होगा। तो इस तरह के लेंस को हम लोग समतलोत्तर कहते हैं। अब बात करें अवतलोत्तल का, तो अवतलोत्तल में एक तरफ तो उत्तल हो गया दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ भी क्या होगा, दूसरी तरफ आपका अवतल होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, अवतल। तो इस तरह के दर्पण को क्या बोलेंगे, इस तरह के लेंस को हम लोग अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉनकेव लेंस मतलब अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में 3 तरह के बताए अभी। वो भी अवतल का मतलब दोनों साइड आपका क्या होगा दोस्तों, अवतल लेंस लगा होगा। ऐसे दर्पण, ऐसे लेंस को हम लोग वो भी अवतल लेंस कहेंगे। दूसरा है समतलोत्तल, एक साइड क्या होगा समतल लेंस और दूसरा तरफ अवतल लेंस। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, समतलोत्तल। अब तीसरा क्या है, उत्तलावतल। एक रहेगा आपका उत्तल और दूसरा रहेगा अवतल। देखिए एक आपका उत्तल हो गया और दूसरा रहेगा, एक आपका अवतल हो गया ना, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका उत्तल रहेगा। तो ऐसे लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप आप लोग समझ गए हमें। अब बात करते हैं उत्तल लेंस का डिस्क्रिप्शन में कि किस तरह से हम लोग उत्तल और अवतल लेंस को समझेंगे। इसमें देखिए ये हमारा केंद्र होगा, तो यहाँ पे हमारा F और यहाँ पे हमारा F हुआ। अब क्या है उसके आगे, अगर इसको F1 और इसको F2 माने तो इसको हम लोग मानेंगे C1 और इसको मानेंगे C2। अब क्या करेंगे उसी तरह इसमें भी देखेंगे। इसमें हम बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें क्या होगा ये दोस्तों, इसमें ये हमारा हो गया F1 और ये हमारा हो गया F2, C1 इधर C1 इधर C2। किस तरह से हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव रूल को समझेंगे उसके बारे में अब ज़रा देखते हैं। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है आपका, अगर कोई उत्तल लेंस में ये हमारा F1 है, ये हमारा C1 है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इधर हमारा F2 होगा और C2 होगा। इसके पैरेलल कोई अगर रेखा गुजरती है, इसके पैरेलल अगर रेखा कोई गुजरती है तो क्या होगा, लेंस से टकराने के बाद वह F2 से होकर गुजरेगी। ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ कॉन्वेक्स लेंस में कि जब भी कोई रेखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। सेकंड क्या होगा दोस्तों, सेकंड रूल है, मान लिया जाए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका यहाँ F1 है, यहाँ C1 है, इधर क्या होगा F2 है, इधर C2 है। अब क्या होगा, ये हमारा क्या हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है, अगर हम कोई रेखा को F1 से गुजारें, किससे गुजारें दोस्तों, F1 से, तो ये लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरेगी। इसके अनुसार क्या होगा दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरेगी। ये हमारा रूल सेकंड हुआ। और थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल दोस्तों, अगर कोई हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा
F1 हुआ, ये हमारा C1 हुआ, इधर क्या हुआ F2, ये हमारा C2। अब क्या करेंगे, कोई रेखा को हम लोग सेंटर से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे दोस्तों, सेंटर से, तो वो बिना कहीं मुड़े पुनः उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहीं नहीं चेंज होगी। इसको हम लोग कहते हैं थर्ड रूल, कॉन्वेक्स लेंस का थर्ड रूल। बिना कहीं मुड़े क्या होता है, ये आपका लेंस से आर पार हो जाता है। दोस्तों देखते हैं मेरा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह की इमेज बनते हैं। बात करेंगे पहला पॉइंट है आपका, जब वस्तु कहाँ हो, जो प्रकाश की किरणें हम लोग वस्तु को कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी पे। जब वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर रखी गई हो, वस्तु कहाँ रखी गई हो, अनंत पर। दूसरा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत और सी के बीच। सेकंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब वस्तु को कहाँ रखा गया, सी पर रखा गया हो, तब कहाँ बनेगी, जब वस्तु कहाँ हो, F1 और C1 के बीच में। F1 और C1 के बीच वस्तु कहाँ रखी गई हो, F1 और C1 के बीच। जब वस्तु को F1 पर रखा जाएगा तब क्या बनेगा वस्तु की प्रतिबिंब, जब वस्तु को F1 पर रखा गया हो तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब दोस्तों। और लास्ट आपका है, वस्तु F1 और O सेंटर के बीच होगा तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बारीकी से हम लोग देखेंगे प्रत्येक भाग को। पहला भाग चलते हैं इन्फिनिटी पर। देखिए हम लोग बना रहे हैं, आप ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस, इसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे इस तरह से, सेंटर को हम लोग O मान लेंगे। अब देखिए इधर क्या होगा, F1 और C1, ठीक है, इधर हमारा F2 और C2 होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ से लेंगे, इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी से लेंगे तो किसी भी लेंस में अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम हमें दो रेखा को लेना आवश्यक होता है। हम लोग दोनों रेखा को लेंगे। पहली जो लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल लेते हैं, अनंत से पैरेलल लेते हैं तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, F2 से। ये हमारा क्या हुआ, इंसिडेंस रे, और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। अब दूसरी पैरेलल रेखा लेते हैं नीचे से, तो ये भी कहाँ से होकर गुजरेगी दोस्तों, ये भी F2 से ही होकर गुजरेगी। ऐसे यहाँ पे कुछ मिलेगी इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो इस दोनों से हमारा कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, F2 पर। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा, बिल्कुल पॉइंट के लगभग में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। पोजीशन कहाँ होगी, पोजीशन हमारा F2 पे। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देख लीजिए। दूसरा है साइज, साइज कैसा होगा, साइज हमारा बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। और क्या है इसमें, इसमें एक और चीज़ है साइज। साइज देख लिए। अब देखेंगे नेचर। नेचर क्या है इसका, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो रियल होगा। और क्या होगा दोस्तों, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा, वास्तविक और उल्टा।
प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब चलते हैं सेकंड, कहाँ होगा वस्तु, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी से थोड़ा पहले, अनंत और सी के बीच में। पहला पार्ट आप लोग समझ गए। अब चलते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक कॉन्वेक्स लेंस हुआ। इसमें यहाँ F1 है हमारा, यहाँ C1 है, और इससे थोड़ा वस्तु एक वस्तु रखें C से थोड़ा पहले ही, अनंत और C के बीच में। चलिए इधर देखते हैं, ये हमारा C1 हुआ, ये हमारा यहाँ हमारा F2 और यहाँ C2। अब देखते हैं हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों। इसमें भी हम लोग दो रेखा का यूज करेंगे। पहला रेखा जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर किससे होकर गुजरेगी, F2 से। किससे होकर गुजरेगी, F2 से। और जब दूसरी रेखा लेंगे तो वो कहाँ से गुजरेगी दोस्तों, वो गुजरेगी आपका O बिंदु से। किससे, O से। तो जहाँ पे कट करेगी वस्तु जहाँ पे कट करेगी हमारा प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा कट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब इस तरह का बनेगा दोस्तों, वस्तु के साइज से थोड़ा छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। पहला है साइज जो होगा वो छोटा होगा, साइज क्या होगा, छोटा। दूसरा है पोजीशन, पोजीशन कहाँ हो रहा है, पोजीशन जो है F2 और C2 के बीच में, F2 और C2 के बीच बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, नेचर कैसा होगा, तो नेचर, जो नेचर ये है वही नेचर इसका भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग वस्तु को अगर C1 से पहले लेते हैं तो प्रतिबिंब हमारा F2 और C2 के बीच बनता है। साइज क्या होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा। और नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। कहाँ बन रहा है, F2 और C2 के बीच। तो दो पॉइंट आप लोग को पूरी तरह समझ गई होगी। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है, आपका वस्तु को कहाँ रख रहा है, F1 पे। कहाँ रख रहा है तीसरा पॉइंट, C1 पे। कहाँ पे रख रहे हैं, C1 पर। तो देखते हैं जब वस्तु को हम लोग C1 पे रखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब वस्तु को हम लोग, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, यहीं पे वस्तु को हम लोग रखें। अब क्या करेंगे, दो लाइन लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये अब हमारा F1 है, ये हमारा C1 है। पहला जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, तो कहाँ से होकर गुजरती है, F1 से, ठीक है दोस्तों। पहला लाइन हम लोग कहाँ से लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो F1 से गुजरा। दूसरा लाइन कहाँ से लेंगे हम लोग, O बिंदु से, ठीक है। तो कहाँ पे कट कर गया, देखिए C1 के C2 के पास। क्या कहाँ कट किया दोस्तों, C2 के पास। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि साइज जो है यहाँ पे सेम साइज का बन रहा है। वस्तु का जो साइज है ए बी, यहाँ पे A', B' जो साइज है वो सेम रहेगा। क्या होगा, साइज समान होगा, बराबर होगा। दूसरा क्या फैक्ट है, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन हमारा वस्तु जहाँ था पोजीशन भी C2 पे है। पोजीशन कहाँ है, C2 पे। एक चीज़ और क्या है, नेचर कैसा है दोस्तों, तो नेचर जो है हमारा रियल और इन्वर्टेड है। रियल और
इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि अगर वस्तु को कॉन्वेक्स लेंस में C1 पे रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा C2 पे बनेगा और वस्तु के जस्ट अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और साइज क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा हमारा ख़त्म हो गया। अब चलते हैं चौथा। चौथा क्या है दोस्तों, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 और C1, वस्तु को कहाँ रखेंगे, F1 और C1 के बीच में। यहाँ हमारा F1 है, ये हमारा C1 है, इधर हमारा F2 है, इधर हमारा C2 है। तो वस्तु को हम इन दोनों के बीच में रख रहे हैं। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। तो किससे होकर गुजरती है, F2 से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरा लाइन ले रहे हैं हम लोग। दूसरा लाइन कहाँ से ले रहे हैं दोस्तों, दूसरा लाइन हम लोग O बिंदु से ले रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ होकर कट करेगी, ये हमारा C2 से पार कर गया, C2 से पार कर गया दोस्तों। तो इस तरह की जब फैक्ट आती है यहाँ A' B', वस्तु अगर C1 और F1 के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब हमारा C2 के पार हो जाएगी। मतलब यहाँ से साइज जो होगा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा, लार्ज हो जाएगा। इसके साथ साथ एनलार्ज के साथ साथ क्या होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। एक चीज़ और क्या है, पोजीशन। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन हमारा देख लीजिए, पोजीशन जो है बियॉन्ड मतलब C2 से पार हो गया, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। तो इस तरह से हम लोग 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा और चौथा। 2 और पॉइंट बच गए तो उसे भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट क्या कहता है। देखते हैं 5वां पॉइंट, जब वस्तु को F1 पे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, F1 पर। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसको हम लोगों ने इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, इसे O लिखेंगे, यहाँ F1 है, यहाँ C1 है। उसी तरह इधर भी F2 है और इधर C2 है। अब क्या करेंगे, वस्तु को हम लोग F1 पर रखें। कहाँ रखें दोस्तों, F1 पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल गया तो F2 से होकर गुजरा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो लाइन है वो कहाँ से लेंगे, सेंटर से, यहाँ से लिए। तो ये हमारा कहाँ गया, बहुत दूर, बहुत ही दूर। और ये आगे जाकर कहीं भी कट करेंगे, कहीं भी जाकर क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे वस्तु का साइज जो होगा वो वेरी लार्ज, वेरी इनलार्ज्ड होगा। साथ ही साथ पोजीशन क्या होगी, पोजीशन जो होगी वो इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी। साथ ही साथ एक और चीज़ है, नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा वो आपका रियल ही होगा और इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1 और O, वस्तु कहाँ होगा, F1 और O के बीच में होगा। वस्तु कहाँ होगा, F1 और O के बीच में। तो यहाँ हमारा F1 है, ये O है, ये C1 है, इधर F2 है, ये हमारा
C2 है। वस्तु यहाँ पे लिए तो एक रेखा कैसे गई, सेंटर के पैरेलल होकर C से गुजरी, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों। दूसरा रेखा कैसे लिए, यहाँ से। तो जब यहाँ से लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आगे मिलेगा जाके। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, देखो ये हमारा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, इधर दर्पण के ही और पीछे, और कहीं ना कहीं जाकर ये वस्तु का जो रेखा है वो मिलेगा, और मिलेगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो रियल नहीं बल्कि कैसा होगा, इमेजिनरी। कैसा होगा दोस्तों, इमेजिनरी होगा, इरेक्ट। अब देखते हैं साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, साइज बहुत ही बड़ा, इनलार्ज्ड। पोजीशन क्या होगा और नेचर क्या होगा, इसके बारे में भी जानते हैं। देख लीजिए दोस्तों, पोजीशन जो है वो कहाँ होगा, यहाँ पर हमारा C1 है, पोजीशन हमारा C1 पे होगा। कहाँ होगा, C1 पे होगा। उसके साथ साथ वर्चुअल इमेज बनेगा, कैसा होगा, वर्चुअल मतलब आभासी, वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधा, वस्तु के सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा बल्कि उल्टा नहीं बनेगा। तो इस तरह से 6 का 6 पॉइंट आप लोग को कॉन्वेक्स लेंस में मैंने बता दिया। अब चलेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस में, बात करते हैं कॉनकेव लेंस में। चलते हैं अब कॉनकेव लेंस में। क्या करेंगे, रूल पहले जानेंगे कि किस रूल से हम लोग मिरर लेंस में ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो आपको पहला जो रूल है कुछ इस तरह से है, सॉरी ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस है। यहाँ आपका सेंटर है O बिंदु। अब क्या करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेखा लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेखा लेते हैं तो वो नॉर्मल से टकराने के बाद उसी रेखा में क्या होगा, जहाँ ये F1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा F2 है और ये हमारा C2 है। तो कहाँ से होकर गुजरेगी, F1 से। कहाँ से होकर गुजरेगी दोस्तों, F1 से। ये हमारा फर्स्ट रूल है। रूल नंबर सेकंड जानते हैं कि अगर कोई वस्तु को हम लोग कहाँ से लेंगे, अगर कोई वस्तु को हम लोग इस तरह से सेंटर से लेना चाहें, सेकंड रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्या है, यह हमारा F1 है, यह हमारा C1 है, इधर हमारा F2 है, ये हमारा C2 है। अब चलते हैं, क्या करेंगे, एक और रेखा को हम लोग लेते हैं। अगर हम कोई रेखा को क्या करेंगे, कोई रेखा को F2 से होकर अगर जाता है तो ये लेंस से टकराने के बाद पैरेलल होकर मुड़ जाता है इस तरह से। ये हमारा इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। एक और लास्ट पॉइंट है, थर्ड रूल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई रेखा F1 ये है हमारा, ये C1 है, इधर क्या है F2 है, ये हमारा C2 है। अगर कोई रे O बिंदु से गुजरती है तो बिना डाइवर्ट हुए सीधे वो निकल जाती है, लेंस से पार हो जाती है। तो ये हमारा थर्ड रूल हुआ, रे डायग्राम। अब देखेंगे हम लोग रे डायग्राम।
किस तरह से हम इस 3 रूल से हम लोग रे डायग्राम खींचेंगे। तो चलते हैं दोस्तों रे डायग्राम की ओर। दोस्तों चलते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस में। तो पहला हम लोग लेंस देखेंगे कॉनकेव लेंस में। पहला इमेज क्या होगा, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु इन्फिनिटी पे हो, जब वस्तु कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। तो ये हमारा क्या होगा, कॉनकेव लेंस। इस पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, ये हमारा F1 है और ये हमारा C1 है। अब हमारा वस्तु कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो जब वस्तु इन्फिनिटी पे है, कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, तो एक रेखा हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो वो डाइवर्ट होकर इधर चले जाएगा, जो कहाँ से होकर गुजरेगी, F1 से। अब दूसरा रेखा भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो डाइवर्ट होकर कहाँ जाएगी दोस्तों, ये इस तरह से कट कहाँ कर रही है, F1 पर। कहाँ कट कर रही है दोस्तों, F1 पर। तो यहाँ से पोजीशन क्या होगा, पोजीशन हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F1 पर बन रहा है। साथ ही साथ नेचर क्या हुआ, वर्चुअल हुआ। नेचर वर्चुअल हुआ मतलब आभासी बन रहा है, और इरेक्ट बन रहा है मतलब सीधा बन रहा है। साइज क्या है, साइज बहुत ही छोटा मतलब पॉइंट साइज का, साइज जो है पॉइंट साइज का बन रहा है, बिल्कुल छोटा बन रहा है। अब चलते हैं, वस्तु जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, कहाँ हो दोस्तों, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। चलते हैं, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसको हम O से डिनोट करते हैं। ये हमारा F1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा C2 है। चलिए अब देखते हैं, इसमें पहला जो रेखा है वो लेंगे, कैसा लेंगे, यहाँ पे हमारा वस्तु रख दिए C1 और F1 के बीच में। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोई पैरेलल एक्सिस, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेखा लेंगे तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, F1 से होकर गुजरेगी, यूँ ऐसे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा रेखा जो लेंगे हम लोग, वो कहाँ से लेंगे दोस्तों, वो हमारा सेंटर से होगा। कहाँ से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा कट कर गया, क्या हो गया, रेखा कट कर गई। तो यहाँ पे जो साइज होगा वो इमेज वर्चुअल होगा। और कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ हमारा F1 और O के बीच। देख लीजिए इमेज कहाँ बन रहा है, पोजीशन आपका देख लीजिए, पोजीशन F1 और O के बीच में है, मतलब F1 एंड O, बिटवीन F1 और O। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है नेचर कैसा है। तो नेचर आपका वर्चुअल ही बनेगा हमेशा, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज होगा वर्चुअल और इरेक्ट, माने सीधा होगा। साथ ही साथ थर्ड क्या है, साइज, साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल। तो इस तरह से आपका पूरा पार्ट क्लियर होगा आपका, क्या डायग्राम से लेकर इमेज तक सारे कुछ आप लोग को बता दिए। अब थोड़ा चलते हैं लेंस फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इस पर भी बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा। अगले वीडियो में हमारा लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे।
लेकिन आपको अभी शॉर्ट में हम बता देते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जो होता है वो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ से f क्या हो गया, फोकल लेंथ जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। v क्या हो गया, लेंथ ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं। और v को कहेंगे इमेज डिस्टेंस, इमेज की दूरी। u को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी से एक और चीज़ सामने नजर आता है, मैग्नीफिकेशन, जिसको हम हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आवर्धन। इसको भी जान ही लेते हैं। आवर्धन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो गया, v/u। इसी को हम लोग कहते हैं h' इक्वल टू v/u। ये आपका हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से हमारा आवर्धन भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।